हमारे साथ संजय अग्रवाल जी हैं, जो कि सीए होने के साथ समाजसेवी हैं और उससे भी बढ़कर भारतीय धर्म और दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक पद्धति को आगे बढ़ाने वालों में से एक स्तंभ हैं आप। और इसीलिए आपने अपने ऑफिस में जो लिखा है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा, जो कि विश्व के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का कथन था, उन्हीं की शरण में आप हैं। और इसी को लेकर मैं आज भारत के डेमोक्रेसी लोकतंत्र की तरफ एक सवाल उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि एक आम जनता में एक इस समय विचार फैला हुआ है। हालांकि जब मैंने विपक्ष से बात की तो उन्होंने कहा हम कमज़ोर नहीं हैं, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि वो हमें कमज़ोर दिखा रही है। हम उनकी बात भी मान लेते हैं और अपनी जनता की बात भी मान लेते हैं, यानी पक्ष विपक्ष दोनों की बात को हमने मान लिया। लेकिन उस स्थिति में मेरे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी लोकतंत्र में विपक्ष कमज़ोर हो जाता है या विरोध करने लायक स्थिति में नहीं होता है, उस स्थिति में लोकतंत्र पर दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और हालांकि मेरा ज्ञान ऐसा नहीं कि बहुत विशद है, लेकिन फिर भी जितनी मेरी समझ है मैं उस लिहाज से इस पर जरूर चर्चा करूंगा। अवश्य। हाँ, मैं चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि ये मैं भी भारत का एक बहुत ही सामान्य सा नागरिक हूँ और एक वोटर भी हूँ। उसके अलावा मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि कैसे मेरा भारत विश्व का गुरु बन सके। स्वामी विवेकानंद को अगर आप देखें तो उन्होंने ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन के लिए कहा है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। मेरे अंदर जो आत्म शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है, उसको मैं कैसे उसका प्रस्फुटन कर सकूं, उसका जो जीता जागता उदाहरण आज हमारे पास हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये दो योगी हैं जो एक अकेले होते हुए भी उन्होंने आज विश्व को ये दिखाने का साहस किया है कि एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। रहा आपका प्रश्न कि विपक्ष, देखिए विपक्ष और पक्ष ये दो समय अवधि के अनुसार बदलते रहते हैं। आप अगर देखेंगे, हम इसको पीछे जाना पड़ेगा, जब हम आजाद हुए तो तो जो आज पक्ष है वो तो जीरो था, शून्य था। धीरे धीरे उसने अपनी जगह बनाई और उसने अपनी मेहनत करके उसने उन मुद्दों को उठाया जो भारत के लिए, भारत के जनमानस के लिए महत्वपूर्ण थे, और उसके द्वारा वो धीरे धीरे अपनी अगर हम देखें तो 1962 के बाद से 70 और उसका 77 जब हम आपातकाल को झेल रहे थे, उसके पश्चात उन विभीषिकाओं के बाद जो कांग्रेस की सत्ता काबिज रही 65-70 वर्षों तक, उसके बाद तब तो आज जो पक्ष है वो विपक्ष था ही नहीं। उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया जनमानस की भावनाओं और उनकी भारत की जो आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप। जो भारत की वर्षों पुरानी, हजारों साल पुरानी जो उसकी सोच थी, उसको उन्होंने पकड़ कर रखा। और वो धीरे धीरे करते 77 के बाद 80, धीरे 2 सीटों से बढ़ते अभी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस जो भारत के थे उनमें उन्होंने 303 सीटें जीती। आज उन्होंने एक नारा दिया है 400 पार। आप अगर देखें तो आज विपक्ष कमजोर हुआ क्यों, हमें इस पर जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, विपक्ष क्यों कमजोर हुआ, क्या वजह है उसकी? आज आप देखिए विपक्ष को, अगर आप देखें इस विपक्ष में आप किसको कहेंगे? आज विपक्ष, जब कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में थी, आज वो पूरी तरह से सत्ता विहीन हो गई और विपक्ष में भी एकजुट रखने के लिए उन्होंने विपक्ष में भी उनको यूनाइटेड फ्रंट बनाना पड़ रहा है। एक इंडी गठबंधन करके उनको 7, 8, 10, 20, 25, शायद मेरे ख्याल में 26-27 ऑर्गेनाइजेशन हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनको मिलाकर तो विपक्ष बना, वो भी नहीं बना पा रहे हैं। कारण क्या है? इस कारण पर मुझे जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप उस कारण को स्पष्ट करें। मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि वो जो कारण है, वो कारण अगर हम देखें तो जो आज सत्ता में उसने कौन सा कारण पकड़ा और जो विपक्ष में है उन्होंने कौन से कारण को नजरअंदाज किया। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको मेरा अपना मन ये कहता है कि हमें ये जो कारण है इसको तलाशना पड़ेगा। और अगर आज का जो विपक्ष है वो आत्ममंथन करे तो शायद
वो विपक्ष मजबूत कर सकता है, मजबूती पर आ सकता है, और मजबूत विपक्ष ही किसी भी लोकतांत्रिक देश की सशक्त शक्ति है। बिल्कुल, यही एक चिंता का विषय है कि अगर हमारा विपक्ष इस तरीके से बिखरता रहा तो जो हमारे बुद्धिजीवियों के मन में एक प्रश्न है कि कहीं सत्ता पक्ष पूरी तरीके से अनियंत्रित ना हो जाए। देखिए, आपका प्रश्न अनियंत्रित की बात है। आप अगर ये देखिए तो 65-70 वर्ष तो आपने ये प्रश्न नहीं किया, तब भी तो विपक्ष नहीं था, जीरो विपक्ष था, और उसने जैसे चाहा वैसे राज किया। लेकिन आज की जनता ने उसको नकारा। जो पक्ष था उसको आज विपक्ष में, और विपक्ष भी शून्य की तरफ बढ़ रहा है। कारण कहाँ है? कारण क्या है? उन्होंने जो भारत की जो मूलभूत उसकी पहचान थी उसको डिमोलिश करने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे उसको बेदखल, उसको नजरअंदाज किया गया। मेरा अपना मानना है कि वो जो बात थी, वो जो गांव में बसती है चीज, जो उन्होंने विघटन की राजनीति करी, जिसकी वजह से वो आज विपक्ष में आ गए। और आज भी मेरा ये मानना है कि यदि वो आज भी उठाकर अपना सर और इस तरह से चलें कि आज जो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए, वो कहे हम उससे बहुत बेहतर काम करने वाले हैं, हम उससे क्या बेहतर करेंगे। आज उनका अगर मुद्दा ये ना हो कि मोदी हटाओ और भाजपा को हटाओ, हमें लाओ, इसकी बजाय वो कहें कि मैंने एक जगह इसका एक सटीक उदाहरण मैंने पढ़ा है कि आपके सामने एक लाइन उन्होंने खींची, पेंसिल से लाइन खींची और कहा कि इस लाइन को बगैर काटे, बगैर मिटाए, बगैर छुए आपने इसको छोटा करना है। तो वो कैसे हो सकती है? तो बहुत से लोग जब झूल गए, उनको नहीं उसका सॉल्यूशन मिला, तो जो गाइड था, फैकल्टी था, उसने उस लाइन के समक्ष एक बड़ी लाइन खींच दी। कहने लगे देखिए, इसको मैंने ना छुआ, ना इसको मिटाया, ना इसको कुछ हर्ट किया, बट मैंने इसको छोटा कर दिया। नहीं, अभी इसकी कोशिश की है। जो आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें उन्होंने 25 गारंटी और 5 न्याय की बात की है। क्या आपको लगता है कि ये हमारे विपक्ष को मजबूत कर पाएगा? मुझे ध्यान है, इसका सटीक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐसी ही गारंटी दी गई थी। उन्होंने ऐसी गारंटी देकर उन्होंने क्लियर कट, बिल्कुल एकदम सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त करी। लेकिन अगर मेरी दृष्टिकोण ठीक नहीं है, अगर मेरा एटीट्यूड सही नहीं है, अगर मेरा देश के प्रति सकारात्मक सोच नहीं है, मेरा मानना है कि लंबे समय में वो हमारी कहीं ना कहीं पुनः, जो आप आज देख रहे हैं, आज अरविंद जी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। उसके कारण क्या है? हमें कहीं ना कहीं एक ही चीज है कि एटीट्यूड, मेरा सोच, मेरा विजन, वो अगर सकारात्मक, वो देश के प्रति कॉन्स्ट्रक्टिव नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं कुछ भी मैनिफेस्टो ले आऊं, मैं कोई भी बात कर लूं। आज आपके पास 65 और 70 वर्ष, मैं पूछता हूं प्रश्न, कांग्रेस के पास तो निर्बाध उन्होंने शासन किया, चाहे नेहरू जी रहे, चाहे इंदिरा जी रही, चाहे राजीव जी रहे, उसके बाद सोनिया जी का तो भरपूर शासन रहा। शासन से अलग रहते हुए उन्होंने पूरी सत्ता चलाई उन्होंने। क्यों नहीं तब ये गारंटी लेके आए? क्यों नहीं तब उन्होंने जनमानस से जोड़ने का प्रयास किया? मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई मैं कोई भाजपा का साथी हूं या भाजपा का कहीं समर्थक हूं, मैं देश का समर्थक हूं। मेरे मन में हमेशा देश प्रथम। आज मोदी जी ने देश प्रथम, कंट्री फर्स्ट की बात रखी है। आज इसकी वजह से वो पक्ष में है, और इसको नकारने की वजह से वो विपक्ष में है, जो विपक्ष में है आज। और मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं आत्ममंथन की आवश्यकता है। तात्पर्य यह है कि बजाय ये कहने कि हम मोदी को हटाएंगे, देश को बचाएंगे, अगर इसके बजाय ये कहें कि मोदी ने जितना किया है हम उससे बेहतर और बेहतर करके देंगे, तो शायद कहीं पर उनको जो है मजबूती मिलेगी और आगे बढ़ पाएंगे। शायद मैं सही समझा हूं जो आपने कहा। मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या मेरा ये कहना सही है कि नहीं? आप बताइए, आप भी तो एक आम वोटर हैं, आप बताइए मेरी इस बात में कहां तक सही है, सत्यता? नहीं, आपकी सच्चाई से, क्योंकि जब भी कोई कहता है कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो मुझे लगता है कि कहीं पर इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी आपस में है।
हमें इस पे जाना पड़ेगा। व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों मान रहे हैं आप तो छोड़ दीजिए भाजपा, छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी, छोड़ दीजिए योगी आदित्यनाथ। आज ये देखिए उन्हें 303 सीटें क्यों दी? सरकार पब्लिक ने तो दी। आज ये 400 की पार की नारा क्यों दे पा रहे हैं? उन्होंने जन समर्थन ही तो हासिल किया। उस जन समर्थन के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी को तो लोग जुमलेबाज कहते हैं कि ये जो है झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, इस तरह की चीजें अक्सर सुनने में आती हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ओहो, कितनी बढ़िया बात करी आपने। देखिए 10 साल का आप सफर देख लीजिए और उधर 65 साल का सफर देख लीजिए। देश को खुद चेक कर लीजिए पैमाने पर अपने। आप इम्पार्शियल डिसीजन लीजिए, इम्पार्शियल, एकदम निष्पक्ष। आप बैठ जाइए कि यू आर द जज और फिर देखिए, अगर मैं सही मायने में देखूं तो देश आज उसके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं। आज उसके पास 5वीं आर्थिक महाशक्ति है विश्व में। ये एक दिन में तो पैदा होती नहीं। मैंने तो कहीं पढ़ा है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आज एक दिन में तो ये पैदा नहीं हुआ। इनको अगर आप देखें, आप कंपेयर करें 10 साल वर्सेस 65 साल, क्या था हमारे पास? हमको क्या मिला? हमको से मतलब मोदी गवर्नमेंट को क्या मिला? और उन्होंने किन विषम परिस्थितियों में, देखिए एक बात तो निश्चित जान लीजिए, रामायण में एक प्रसंग आता है कि जिस समय वो समुद्र देवता की आराधना करते हैं कि मार्ग दे दीजिए, और उन्हें मार्ग नहीं दिया। 3 दिन हो गए। तब का एक दोहा है, एक चौपाई है उस समय की, वो मुझे बड़ी प्रासंगिक लग रही है। जी बिल्कुल। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। आज के दिन में भय के बिना और शासन जो है चलाया नहीं जा सकता। आज क्या, कभी भी नहीं। शासन बगैर उसके चलता नहीं है। अगर हम सपा, बसपा, कांग्रेस, तृणमूल और डीएमके, बहुत से और नाना प्रकार के हमारे संगठन जो कि राजनीतिक संगठन, उनको हम देखें, जिनको कि आज आप कह रहे हैं विपक्ष कमजोर, उनको अपना आत्ममंथन करें। वो देखें कि उन्होंने ऐसा क्या किया। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। उन्होंने राजनीति, जिसको कि राज्य की नीति होनी चाहिए, वो नहीं करके राजनीति की, जो कि ओछी और अभद्र। उन्होंने कुछ, मेरे को एक प्रसंग याद आता है, आप कहें तो मैं जरा सा उसका उदाहरण दूंगा। सपा गवर्नमेंट का एक उदाहरण है, और उसी खेमे में कांग्रेस भी है, उसी में बसपा भी है, उसी में तृणमूल भी है। एक बच्चे ने प्रश्न किया अखिलेश यादव जी से, शायद मुलायम सिंह जी से प्रश्न किया था। उसमें मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। बच्चों की शादी पर उन्होंने 50,000 रुपए का उन्होंने जो धन था वो आवंटित किया था। तो जो मुस्लिम कोई महिला थी, उनका शादी पर तो 50,000 के थे, और जो नॉन मुस्लिम था उसके लिए 20,000 की, ऐसा मुझे ध्यान है। जी शायद ये सही है। और ऐसा एक हिंदू बच्ची ने प्रश्न किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये विसंगति क्यों? आप सोचिए, इसके तह में जाइए। मुझे लगता है ये जो तुष्टीकरण है, ये कहीं ना कहीं विष की तरह से, खाई की तरह से उसे 2 भागों में बांटा। आज अगर बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये जो भाजपा है ये हिंदू और मुसलमान का वो करती है, मैं पूछना चाहता हूं, मैं एक आम प्रश्न है मेरा। 1947 में जिस समय देश का विभाजन हुआ, उस समय केवल और केवल कांग्रेस थी। उस समय नरेंद्र मोदी पैदा नहीं हुए थे। उस समय भाजपा का नामो निशान नहीं था। आज कह रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था? उस समय कास्ट के बेसिस पर 2 देश बांटे थे। रिलीजन बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर वर 2 पार्टीशंस ऑफ द कंट्री। अब आप सोचिए, तब तो इसका मतलब ये आज की कहानी नहीं है। फिर मुझे तो एक बात और समझ में आती है, ये कोई हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये तो मुस्लिम वर्सेस एवरीबॉडी है। आप लेबनान चले जाइए, आप इंग्लैंड चले जाइए, आप फ्रांस चले जाइए, आप इजराइल चले जाइए, आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए। तो हमें उस कारणों पर जाना पड़ेगा दोस्त। यानी कि आपकी सारी बातों में निचोड़ हुआ कि जो लोगों में एक भय बना हुआ है, या जो कहिए कि बुद्धिजीवी वर्ग एक खास
वामपंथी वर्ग ये कह रहा है कि हमारा विपक्ष कमजोर हो रहा है, इससे आने वाले समय में देश में तानाशाही हो जाएगी, सरकार जो चाहे करेगी, संविधान को खत्म कर देगी। तो एक कोई कल्पना है, वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। संविधान कभी खत्म हो नहीं सकता। दूसरी बात, संविधान में एक धारा जोड़ी गई 1977 में, 100% आई एम ऑफ दिस ओपिनियन कि वो धारा कब जोड़ी गई, 42nd अमेंडमेंट था, वो जोड़ी गई कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, ये जोड़ी गई है। ये 42nd अमेंडमेंट है, वो जोड़ी गई 1977 की जनवरी में, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, और तब जोड़ी गई। तब से आपके देश को जो जिस समय संविधान बना है 1950 में, उस समय ये धारा नहीं थी, और प्रीएम्बल में ये बात नोटिस में लाई गई। ये आज के दिन में हम जिसका उदाहरण लेते हैं, इसका मतलब क्या, जिस अमेंडमेंट से जोड़ा गया उसका लिया जाता है कि हम एक सेकुलर देश हैं। हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं थे जिस समय हम बने थे। हम एक मतलब ऐसा सेकुलर देश नहीं थे, हम नॉन सेकुलर थे, जो कि लेकिन ये जोड़ी गई इस धारा के वजह से। हमें देखिए, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, जो भारत है वो एक ऐसा देश है जो हर धर्म को यहाँ तरजीह देता है, हर धर्म को यहाँ पर अपना, लेकिन जहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जिसकी वजह से आज आपका जो बेसिक प्रश्न है कि वो विपक्ष और ये पक्ष, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो तानाशाही भी कभी कभी अगर अच्छे उद्देश्यों के लिए हो, देश के पुनर्निर्माण के लिए हो, कहीं ना कहीं वो भी शायद फायदेमंद साबित होती है। हाँ, पुरानी कहावत है और सेइंग है कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड स्पॉइल द वर्ल्ड। यस, धन्यवाद। लेस्ट वन राइट कस्टम शुड स्पॉइल द वर्ल्ड। वेरी गुड, विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच।